नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 10th की तैयारी। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पूरा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, और 1 घंटा से कम समय में ही इस चैप्टर को अच्छे से समाप्त करेंगे और आपके खोपड़ी में ना घुसा देंगे, ये गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, 2 महीना भी मुश्किल से है, क्योंकि अभी छठ का पर्व, अभी दिवाली समाप्त हुआ है, उसके बाद छठ अभी आने ही वाला है। तो अभी पर्वों का सीजन है, जिसके वजह से सारे बच्चे इधर उधर होंगे उलझे हुए, और उसके बाद सभी लोग मतलब एकजुट हो गए, मतलब एक तरह से समझिए तो एकदम टूट पड़ेंगे। तो ओवरऑल कह लीजिए तो समय अभी हम लोगों के पास लगभग 1.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम का तैयारी करने के लिए। तो भाई अभी ये लास्ट मौका है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करिए। हम इसी तरह से एक शॉट में, 1 शॉट में पूरा चैप्टर को हम समाप्त करते रहेंगे। ठीक है, और साथ में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, 1 शॉट वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव का, वो हम लाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा नया चैनल है एकलव्य वाटिका हिंदी, इसमें सभी जो वीडियोस आएंगी वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, क्योंकि एकलव्य वाटिका जो हमारा चैनल था उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हिंदी में लाइए वीडियो, और मैं हिंदी में वहां पे वीडियो लाता था तो उतनी मतलब रेकमेंड नहीं करता था यूट्यूब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं एक नया चैनल बनाया हूं पूरा प्योरली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो आइए इन सारी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, जो कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th का ये चैप्टर है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, है ना। सभी बच्चे पेन और नोटबुक निकाल लें, और नोट्स यही है भाई, यही है नोट्स। ठीक है, ज्यादा इधर उधर बौखने और घूमने की जरूरत नहीं है, यही है नोट्स, इसी को पढ़ो। यही पढ़ के अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दूंगा वो करना, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। देखो, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहूंगा। रासायनिक अभिक्रिया ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें नए पदार्थ नए गुण के साथ बनते हैं, नए पदार्थ नए गुण के साथ बनते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। खोपड़ी में यह बात आपकी जानी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। वैसे ही बात यहां पर भी लिखा गया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी ऐसा परिवर्तन, ऐसा प्रक्रिया जिसमें नया गुण वाला जो पदार्थ होगा वो बनेगा, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम, अभी मेरे पास मैग्नीशियम फीता है भी, लेकिन मैं अभी आपको जला के थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है। ठीक है, वो उधर रखा हुआ है। तो ये मैग्नीशियम फीता को जब हम जलाते हैं तो 1 मिनट में क्या करता हूं ना, मैं आपको ना इधर दिखाई देता हूं। मैं पिछला वाला जो रिएक्शन करवा लिया था उसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो मैं यहां साइड में दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, और जलने के बाद आप लोग देखेंगे जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जल जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद उसका जो राख होता है वो उजला कलर का होता है। तो अब जो मैग्नीशियम जो था, जो फीता था मैग्नीशियम का, वो एक अलग चीज था, लेकिन जब भी उसको वायु के उपस्थिति में हम जलाएं जब, तो वो एक नया चीज बना दिया, वो वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया और एक नया पदार्थ बना दिया जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। वही तो बोल रहा है कि ऐसा अभिक्रिया होना चाहिए, यानी ऐसा प्रक्रिया होना चाहिए जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि जो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उजला कलर का है, उजला रंग का है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण बहुत ही अलग है। उसी को बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऐसा प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ नए गुण के साथ आपको मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे पास एक और एग्जांपल है। जैसे एक है फलों का पकना। फलों का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे अभी भी आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं लिखना चाहूंगा H2 + O2, यह आपको H2O देता है। ये तो अभी सभी को पता होगा ना।
अब बताइए हाइड्रोजन जो है क्या होता है? हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होता है। हाइड्रोजन में आप आग लगाओगे, आग लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है आग लगाने में सहायक गैस होता है। अगर यहां पर आग लगाना चाहते हैं और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन जो है आग लगाने में मदद करता है। तो ये ज्वलनशील गैस है, ये आग लगाने में मदद करता है। लेकिन अब रिएक्शन हुआ और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यहां जो H2O बना, ये तो आग बुझाने में काम आता है। तो मैं आपको बोला ना कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें जो नए पदार्थ बनते हैं नए गुण के साथ बनते हैं। तो इनका जो H2O का गुण है इन दोनों से अलग है। तो यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी ठोक दिया, बहुत ही बढ़िया सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी कुछ भला हो पाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया, अब देखो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या है? तो कुछ नहीं होता भाई, परमाणुओं का ना पुनर्स्थापन होता है। ठीक है, पुनर्व्यवस्था होता है, यानी रीअरेंजमेंट होता है। जैसे आपको बता दूं, पहले मैग्नीशियम था, अब ये ऑक्सीजन था, ये दोनों इस तरह से अरेंज किया, अपने आपस में इस तरह से मिल गया कि MgO बना दिया। देख रहे हो, परमाणुओं का क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हो गया है। यानी कुछ परमाणु इधर से उधर गए, कुछ परमाणु उधर से इधर आ गए, और तब जो बना वही रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो यही होता है, कुछ परमाणु इधर से उधर चले जाते हैं और कुछ परमाणु इधर से इधर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। देखो, अभिकारक और प्रतिफल समझने के लिए आपको बढ़िया से आपको फोकस करना होगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ठीक है? तो उसी तरह से मैं आपको कहूंगा स्टूडेंट जल्दी फोकस करो। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को अभिकारक बोलते हैं। जैसे देखिए, Mg और O2 दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसी को अभिकारक बोलेंगे। ये दोनों क्या हो गए? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हो गए। सिंपल सर। अच्छा, तो सर प्रतिफल किसको बोलेंगे? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनता हो, बाद में, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ और तब जो बना, उसी को प्रतिफल बोलते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इसमें जो MgO बना, ये प्रतिफल है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, तीर का, ये जो तीर देख रहे हैं, तीर का जो पिछवाड़ा है वो अभिकारक और तीर का जो मुंडी है वो प्रतिफल। सिंपल सी बात। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात करेंगे कि सर ये बात तो आपने बता तो दिया, लेकिन सर हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कहीं पर? रासायनिक अभिक्रिया बता दिए, हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, नए नए पदार्थ नए नए गुण के साथ बनेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैं जानता हूं। हाँ चलिए, आपने बता दिया, मैं जान गया। लेकिन कैसे पहचानेंगे सर? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होनी चाहिए? हम आंख से देखेंगे कि है देखो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कैसे? कुछ तो होगा ना सर, कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो वही बता रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। तो इन कारणों से यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किन कारणों से भाई? नीचे लिखा गया है। पहला है पदार्थों के भौतिक अवस्था में बदलाव हो जाएगा अगर कोई भी पदार्थ सॉलिड में रहे, यानी ठोस अवस्था में रहे, फिर रिएक्शन के बाद द्रव अवस्था में हो जाए, समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको हम किस तरह से बता दें, जैसे आप क्या ले लो, आप एक काम करो, जैसे आप, बहुत सारा रिएक्शन है भाई, लेने को तो बहुत सारा रिएक्शन है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबसे इजी वे में बता दूं, वो सही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको सबसे इजी वे वाला एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैं कौन सा एग्जांपल ले लूं? जैसे देखो ना, ये वाला ले लेता हूं। ये क्या ले लूं? ये देखो, Na, ऐसे लेता हूं, रुको, NaHCO3, ये सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस HCl एक्वस स्टेट में होता है। एक्वस होता है वाटर का सॉल्यूशन, यानी कोई भी चीज का वाटर में सॉल्यूशन होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर NaCl बनता है, H2O बनता है और बनता है हमारा CO2। अब देखो, ये सॉलिड में था, ये एक्वस में था, ये एक्वस में आ गया और ये लिक्विड में आ गया और ये गैस में आ गया। देखो भौतिक अवस्था में बदलाव आ रहा है। देखो अब ये रिएक्शन क्या है, कहां से आया, नहीं जानना अभी, बिल्कुल नहीं। अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो भैया, अभी ये ठोस अवस्था में था
और अभिक्रिया के बाद एक्वस में, लिक्विड में, गैस में बन गया। देख रहे हो, लिक्विड में यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, फिर गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो देख रहे हो भौतिक अवस्था बदल रही है ना, भौतिक अवस्था बदल रही है ना। तो यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखने को मिल जाए तो समझ लो भाई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, ये तो भाई दिखाने के लिए था, ये बस समझाने के लिए था। इसको अगर नहीं समझ में भी आया ना रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताएंगे। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर कहीं किसी विलयन का रंग कुछ और रंग का हो, जैसे किसी विलयन का रंग काला हो और वो तुरंत गुलाबी हो जाए, या कोई विलयन का रंग अगर एकदम रंगहीन रहे, कोई रंग नहीं रहे, पानी के रंग का रहे, और तुरंत उसमें कुछ ऐसा चीज डाले कि भाई उसका रंग गुलाबी हो गया, तो भाई ये भी रंग में अगर बदलाव हो रहा है ना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर जैसे एक फिनोल्फेथिलीन होता है, फिनोल्फेथिलीन होता है, और फिनोल्फेथिलीन में जैसे ही आप सर्फ का घोल डाल देंगे या डिटर्जेंट डाल देंगे या साबुन डाल देंगे, तो आपका जो फिनोल्फेथिलीन का विलयन है वो गुलाबी हो जाएगा। तो यहाँ भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बस आपको फिनोल्फेथिलीन क्या होता है नहीं होता है अगर नहीं भी पता है, बस इतना जान लो ना, कहीं अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ज्यादा दिमाग में अभी लोड नहीं लेना है। ठीक है, ताप में अगर परिवर्तन हो जाए, मान लो कहीं का ताप पहले कुछ था और ताप में एकाएक वृद्धि हो गई, या ताप में एकाएक एकदम घटोतरी हो गई, या ताप बढ़ेगा उस चीज का या ताप घटेगा। ताप बढ़ेगा यानी गर्म होने लगेगा, या ताप अगर घटेगा तो वो ठंडा होने लगेगा। या तो ठंडा हो जाए कोई चीज, ये देखो ये पहले नॉर्मल था, अभी ये तुरंत गर्म हो गया फिर भी, या अभी ये बहुत ज्यादा ठंडा हो गया फिर भी, दोनों में हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी पहचान है भाई। अगला देखो अवक्षेप का निर्माण। अब अवक्षेप क्या बला है भाई? अवक्षेप सुनो भाई, भाइयों और बहनों सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप वैसे अवक्षेपण अभिक्रिया है, वो आगे पढ़ाएंगे, उसमें तो बताएंगे ही, लेकिन अभी भी बता देते हैं। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो किसी विलयन में अघुलनशील होता है। जब कोई विलयन में कोई ठोस पदार्थ घुलनशील नहीं होता है, मतलब नहीं घुल पाता है, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, वही अवक्षेप होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो आगे बताएंगे। तो अगर अवक्षेप का भी निर्माण हो रहा है तो वो भी क्या है? अब जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब अवक्षेप होता क्या है तो लो भाई यहां पर थोड़ा दिखा देता हूं, देख लो, दिख रहा है? अभी आपको एक रंगहीन विलयन दिखा होगा, उसमें एक ड्रॉप जैसे ही कुछ डाला कि वो देखो पीला हो गया, हो रहा है ना पीला, तो यही अवक्षेप है। क्या है? यही अवक्षेप है। अगर किसी विलयन में ऐसा कुछ बन रहा है जो जाके नीचे जाके बैठ रहा है तो वही अवक्षेप होता है। यह विलयन में नहीं घुल सकता, इसीलिए यह विलयन के नीचे जाके बैठ जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और पांचवा, अगर गैस की उत्पत्ति भी होगी, अगर गैस कहीं से निकलेगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो धुआं निकलता है यानी गैस निकलता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आ गया ना कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, क्या मतलब क्या क्या अगर होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो ये सारा चीज अगर इसमें से कोई एक चीज भी हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुई है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब सर रासायनिक समीकरण के बारे में भी आप बता दो जरा। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है? ध्यान से पढ़ो और समझो। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लो हम ऐसा लिख दें, यहां पे मैं लिखता हूं, मान लो ऐसा मैं लिख दूं, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम, देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है मेरे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब बताओ भाई, ये एक अभिक्रिया है कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये इतना चौड़ा हो गया, ये चौड़ में मैंने लिख दिया, ये लंबा लिख दिया। अब इसी को, इसमें इस अभिक्रिया में जो जो तत्व भाग ले रहे हैं,
ठीक है, उनका संकेत या उनका जो सूत्र होता है उसके द्वारा अगर हम इसी अभिक्रिया को संक्षिप्त करके लिख दे तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देख लो, अब देखो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो इसमें जो तत्व भाग ले रहे हैं उसका संकेत या उसका हम सूत्र अगर लिख कर संक्षिप्त कर दे तो देखो भाई रासायनिक समीकरण बन गया। देखो ये देखो, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसी का हम संकेत और हम सूत्र का उपयोग करके देखो इसको संक्षिप्त कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं। देखो यही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। सिंपल सी बात है, कोई चीज दिक्कत नहीं है भाई, खोपड़ी में घुसा दूंगा ये बात बोल रहा हूं। हाँ, अब समझ में आ गया। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, देख लो भाई, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब सुनो, यहां पे मैं लिखता हूं, उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐसे लिखता हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण में हम लिखेंगे कि अभिकारक तथा, यहां लिखूंगा अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ समान परमाणु होते हैं, समान परमाणु होते हैं। अब बताता हूं इस चीज को भी। इधर असंतुलित रासायनिक समीकरण में बस इधर समान होती है, इधर समान नहीं होती है। इधर अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ समान परमाणु नहीं होते हैं, समान परमाणु नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब इसका एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। जैसे देखो, इधर मैं लिखता हूं Mg+O2 और ये दे रहा है MgO। अब देखो इसको हम संतुलित करते हैं। दो। अब देखो इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ये संतुलित है। दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है। अब इधर देखो, इसी को ऐसे लिख दो Mg+O2, अब ये बनेगा MgO, ये संतुलित नहीं है। देखो इधर 1 मैग्नीशियम, इधर 1 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन देखो इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो ये संतुलित नहीं है। तो उधर दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या होगी वो बराबर नहीं होगी, लेकिन इधर दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगी बच्चों। चलो ये बात समझ में आ गया, तो इसको नोट करेंगे। एक बार मैं वीडियो को देख लूं क्या सही से चल रहा है तू कि नहीं। हाँ चल रहा है, वीडियो में कोई समस्या नहीं है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे आप। चलिए भाई इसको जल्दी से नोट करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको जल्दी से नोट करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग कहेंगे भाई कि सर आपने बैलेंस करना तो सिखाया ही नहीं। भाई देखो भाई, बैलेंस करना सिखाएंगे तो उसमें और ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सिखाना पड़ता है। तो एक काम करो, मेरा जो बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन को यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, उस पर एक हम लिंक नीचे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके देखिए, वो बैलेंस सीख लीजिए, बैलेंस करना, ठीक है। अब फिलहाल में हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को आप उपयोगी कैसे बना सकते हैं। देखो भाई, ट्रूली एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उसमें जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, ये रिकॉर्ड है, याद रख लो। तो पूरा ट्रूली एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं, जो भी रिएक्शन लिया हूं सारा एनसीईआरटी से, मिला के देख लेना, ठीक है। देखो, तो रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बना सकते हैं, तो पहला नंबर है उसकी भौतिक अवस्था को दिखाकर, यानी रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बनाओगे। तो उसका ना आप मान के चलो आपको बुक में पढ़ाया गया और उसमें बताया ही नहीं गया कि यह जो चीज आपको ले रहे हैं, ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं, उसका भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड है, गैस है कि क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर हम उस रासायनिक समीकरण में दिखा देंगे कि हाँ भैया यहाँ जो हाइड्रोजन है वो गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है, और यहाँ पर जो जल बनेगा वो लिक्विड में होगा, तो ये थोड़ा हमको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा, उसमें अगर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो उसमें जो रासायनिक समीकरण होगा उसमें अगर ताप के बदलाव को दिखा देंगे तो भी हम रासायनिक समीकरण को उपयोगी बना सकते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे
तब जाके ये CaO, अगर यहाँ पे ये नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता, तो डायरेक्ट CaCO3 और CaO प्लस CO2 कुछ पता चलता कि रिएक्शन हुआ कैसे? नहीं ना पता चलता। तो अभी पता चला है ना कि इसमें हम हीट दिए हैं, तब जाके ये रिएक्शन हुई, तब जाके ये जो हमारा CaCO3 है, तब जाके इसका वियोजन हुआ, तब जाके ये टूटा और CaO और CO2 बना। तो अगर आप तापमान में बदलाव दिखा देंगे तो भी आप रासायनिक समीकरण को उपयोगी बना देंगे। तीसरा है ये, यहां पर उसकी स्थिति को दिखाकर, जो अभिक्रिया आप करवा रहे हैं वो अभिक्रिया किस स्थिति में हो रही है उस स्थिति को भी दिखाना है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तब तक आपस में संयोग नहीं करेगा जब तक ये कंडीशन नहीं रहेगा, जब तक ये स्थिति नहीं रहेगा तब तक अभिक्रिया ही नहीं करेगा। जैसे 400 से 500 डिग्री तापमान और 200 ATM दाब और MO प्लस Fe उत्प्रेरक। देखो भाई, MO वैसे प्रमोटर होता है, उत्प्रेरक नहीं कह सकते, उत्प्रेरक के ही तरह समझ लो, ये प्रमोटर होता है और ये उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ा देता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया कोई स्लो होता है तो उसको एकदम फास्ट कर देगा, या कोई रासायनिक अभिक्रिया स्लो होता है तो उसको फास्ट करेगा, या कोई फास्ट होता है तो उसको स्लो करने का काम करता है उत्प्रेरक। जैसे उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, ये सब आपको नहीं जानना है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। भाई ये छूट गया थोड़ा, एक मिनट बस, 1 ही मिनट की काम है। ये लाइट थोड़ा बंद हो गया था, कोई बात नहीं है, मैं इसको जला लेता हूँ। ओ भाई जल जा यार, क्यों परेशान कर रहा है यार, नन्हे बालक को, छोटे से भाई को क्यों परेशान कर रहा है यार। 1 मिनट भाइयों, मेरा वायर थोड़ा इधर से खिसक गया, मैं इसको सही कर लूँ। हाँ सर, ठीक हो गया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। चलिए, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी अभिक्रिया के दर को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। और एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने का काम करता है। एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, जैसे Fe हो गया, जैसे PD हो गया, CO हो गया, ये सारा जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, धनात्मक उत्प्रेरक का। और ऋणात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल जैसे जितने भी अल्कोहल्स हो गए, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सारा जो अभी एग्जाम्पल्स होगा वो निगेटिव कैटलिस्ट का होगा। ठीक है, चलिए, सिंपल सी बात थी, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब उतना जानना ही नहीं था, अभी जो मैंने बोला अगर ये आपको नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दिया। अब आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, यहां से बहुत सारे सवाल फंसेंगे और यही से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, देखना अच्छे से स्टार्ट कर ले, ठीक है। और इधर नजर उधर हुलुक बुलुक इधर उधर हुई कर रहे होंगे तो प्लीज ये भी करना बंद कर दें, क्योंकि ये काम नहीं देने वाला, ठीक है। हाँ, जिससे चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं, चैट वैट बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दीजिए। हाय हेलो बाबू सोना, खाना थाया नहीं थाया, छोड़ दो, खाना थाया थी नहीं थाया, अब थल भी तोतले हो दे। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। चलिए, पहला है भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारा अभिक्रिया होता है, वो सारा चीज देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हमारा सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, समझना, संयोजन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपस में मिलेंगे, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे और एक, यही बात है इंपॉर्टेंट, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे दो यहां पर मिल रहा है और एक आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। यह है बिना बुझा हुआ चूना और यहां पर जो है ये बुझा हुआ चूना है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं, ठीक है। तो अब इस अभिक्रिया में उष्मा भी निकलती है, देख रहे हैं, दो मिलके एक बन रहा है और इस अभिक्रिया में उष्मा भी निकल रही है, बहुत ही बढ़िया। तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, यानी दो मिलके या दो से अधिक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, संयोजन अभिक्रिया होता है वो। अब दूसरा हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे सवाल फंसेंगे, देख लीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं घेर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां से सवाल फंसेंगे ही फंसेंगे। वियोजन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें एकल उत्पाद, यानी एकल उत्पाद बोल रहा हूं, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी कोई एक बड़ा सा कंपाउंड रहेगा, एक ही रहेगा, और वो टूटकर दो या दो से अधिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, बन जाएंगे। जैसे दिखाता हूं मैं ना आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। अब जैसे वियोजन अभिक्रिया के पहले नंबर तो एग्जांपल देंगे, पहले इसका 3 टाइप होता है वो समझ लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया का 3 टाइप होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्मीय वियोजन। अब उष्मीय वियोजन ऐसा वियोजन अभिक्रिया होता है जिसमें उष्मा डालकर कोई यौगिक को तोड़ा जाता है। अगर कोई यौगिक को उष्मा डाल के तोड़ा जाता है तो उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि उष्मा से वियोजन हो रहा है, उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। उष्मा डालकर किसी यौगिक को तोड़ा जाए तो उसको उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो करता हूं। ठीक है, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसको लीड नाइट्रेट बोलते हैं। इसका कलर रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता इसका, मैं लिखा नहीं हूं, जगह नहीं था। अब इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां पर PbO NO2 और O2 बनेगा। PbO का रंग होता है पीला, NO2 का रंग होता है लाल रंग का भूरा होता है। ठीक है, अब इसको संतुलित नहीं है तो संतुलित कर दो, यहां पर 2, यहां पे 2, यहां पे 4 और यहां पर ठीक है वो। ठीक है, तो ये देखो वियोजन अभिक्रिया, एक देखो एक यौगिक है ये, और एक यौगिक 1 2 3 में कन्वर्ट हो गया है, तो इसी को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और वियोजन में भी कौन है ये, उष्मीय वियोजन है, क्योंकि उष्मा डाल के इसको तोड़ा जा रहा है, देख लो। ठीक है, और जितने भी अभी आगे बताएंगे, जितने भी उष्मीय वियोजन होते हैं, यानी जितने भी वियोजन अभिक्रिया होता है, सारा उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। अभी बताएंगे 2 अभिक्रिया भी आएगा, एक होगा हमारा उष्मा क्षेपी और एक होगा एक उष्मा शोषी, तो वो दोनों बात बताएंगे। तो जितने भी वियोजन अभिक्रिया होते हैं, सारे वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं, आगे बताएंगे अभी इस बात को। अब दूसरा अभिक्रिया, ये भी एनसीईआरटी का है, FeSO4, ये हरा रंग का होता है। इसको आप गर्म करोगे तो यानी ये टूट जाएगा Fe2O3 में, इसका रंग भूरा होता है, और 2 गैस आपको यहां पर से निकलती हुई नजर आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दोनों जो गैस आपको नजर आएगी। ठीक है, नजर नहीं आएगी, आप उसको मतलब वो जिस बीकर में ये रिएक्शन करवाओगे इसमें आप नाक लगा के सूंघेंगे तो आपको सल्फर का स्मेल आएगा। ठीक है, हाँ, अब ये भी बैलेंस नहीं, यहां पर 2 लगा दो ना भाई, हो गया बैलेंस। ठीक है, सिंपल है। तो ये उष्मीय वियोजन था, उष्मा द्वारा वियोजन, उष्मीय वियोजन। ठीक है, अब एक होता है विद्युत वियोजन, यानी विद्युत धारा से अगर किसी यौगिक का हम वियोजन करवाएंगे, किसी यौगिक को तोड़ेंगे विद्युत धारा की मदद से, तो उसको विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जैसे H2O जल होता है, जल में अगर विद्युत धारा पास करवाएंगे तो H2 और O2 अलग हो जाएगा, यानी यहां पर जल है ये, इसमें विद्युत धारा पास करवाए, H2 और O2 में ये टूट गया, तो एक यहां पर यौगिक था, 1 से 2 बन गया, तो यही तो है वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन में भी कौन, विद्युत वियोजन, बहुत बढ़िया, क्योंकि विद्युत धारा से हम इस यौगिक को तोड़ रहे हैं। अब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, अब इसको लिक्विड स्टेट में लेना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा ये संतुलित नहीं किए, नहीं तो सारा स्टूडेंट कहेगा सर रिएक्शन गलत है। लो भाई संतुलित कर दिया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, संतुलित है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, विद्युत धारा पास करवाए, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ये टूट गया, देख रहे हो। तो ये विद्युत धारा से इस यौगिक को हम तोड़ रहे हैं, तो इसको हम विद्युत वियोजन बोलेंगे। ठीक है, आगे होता है हमारा प्रकाशीय वियोजन। जब प्रकाश की मदद से अगर हम किसी यौगिक को तोड़ते हैं, जब प्रकाश की मदद से किसी यौगिक का वियोजन होता है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। देख लो आप, यही लिखा हुआ है। और यहां पर एक हमारा यौगिक है AgCl, इस पर प्रकाश डालेंगे तो ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा। संतुलित कर लीजिए, 2 और 2 हो गया। और यहां पर AgCl का रंग होता है सफेद, याद रखिएगा। इसका उपयोग किस चीज में होता है, इसका उपयोग व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी जब करते हैं ना, फोटोग्राफी खिचक उस चीज में इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे AgBr है, इसमें प्रकाश डालेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। देखो प्रकाश की मदद से ये हम तोड़ रहे हैं इस यौगिक को, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, संतुलित हो गया ये। तो प्रकाश की मदद से अगर हम किसी यौगिक को
हम तोड़ते हैं तो उसको प्रकाशीय अभियोजन कहते हैं। ये तीनों कवर हो गया, तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है कोई एक, और सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिया हूं, याद रखना इस बात को। अगला अभिक्रिया होता है विस्थापन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। विस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है कि इन अभिक्रियाओं में जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व होते हैं अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को लात मार के बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? लात मार के बाहर कर देते हैं उनके यौगिक से, उनके घर से। तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो ज्यादा मजबूत है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो अपने से कम पावरफुल वाले को उसके घर से बाहर निकाल देता है और खुद उसके घर में रहने लगता है। यही है भैया विस्थापन अभिक्रिया, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट, इसका ब्लू रंग का कलर होता है, ठीक है, और ये जो Fe है ये ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। अब आएगा ये टर 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 और इसको इसके घर से बाहर निकाल देगा, और यहां पर Fe यानी Fe जो है कॉपर की जगह पे आ जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। देखो यहां पर कॉपर बेचारा रो रहा है, और यहां पर देखिए Fe आ गया तो ये FeSO4 है। इसका रंग हरा होता है, सभी लोग जानते हैं, और इसका रंग जो है ये कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो होता है ये ब्लू 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 यानी नीला होता है, नीला नीला। ओके ठीक है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो जब भी उसमें हम लोहे की कील डाल देते हैं तो उसका रंग गायब क्यों हो जाता है? तो इसी के कारण गायब होता है क्योंकि यहाँ पर Fe जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, और कॉपर जैसे ही विस्थापित होता है तो वो जो कॉपर सल्फेट का नीला कलर है वो गायब हो जाता है, और कैसा हो जाता है? हल्का हल्का हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यही था विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले इतना अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, एकदम ट्रूली एकदम इसी तरह से भाई नोट्स बना लीजिए आप, और इसी को याद करते रहिएगा। एकदम भाई सही बोल रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए, करिए नोट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? देखिए, इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का जो निर्माण होता है वो दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करने से होता है। यानी ये अपना वाला आयन उसको दे देता है और ये अपना वाला आयन उसको दे देता है। तब अगर नया यौगिक का निर्माण होगा तो भाई इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो आप, दिखाता हूं आपको। जैसे देखो, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये अपना वाला आयन इसको दे देगा, ठीक है, और ये अपना वाला आयन इसको अगर दे देगा, और तब नया नया यौगिक का निर्माण होगा, तब उसी को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और इस अभिक्रिया में जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और ये अपना वाला आयन इसको और ये अपना वाला आयन इसको दे देता है, यानी क्लोराइड वाला आयन यहाँ सोडियम के पास चला आता है और सल्फेट का आयन बेरियम पर चला आता है, तब बेरियम सल्फेट बनता है जो कि एक सफेद रंग का अवक्षेप होता है और एक NaCl बनता है। और इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों यौगिक अपना अपना, ये डेफिनेटली बात करें आयन की बात हो रही है तो आयनिक यौगिक में ही होगी। तो आयनिक यौगिक में क्या होता है, दो यौगिक अपना अपना आयन, एक आयन इसको दे दिया अपना वाला और ये अपना वाला आयन इसको दे दिया, और तब नया यौगिक का निर्माण होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। रिएक्शन लिखा गया है एनसीईआरटी का, यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा गया है। ठीक है, याद कर लेना सभी लोग, सभी ऐसे ही याद करना हूबहू। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ ये तैयार किया हूं। आगे अब पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, अच्छा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पढ़ने से पहले ये अवक्षेपण अभिक्रिया देख लेते क्या होता है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप तो आपको बहुत पहले ही बता दिए थे, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो किसी विलयन में घुल नहीं सकता है, तब जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, तब वो जो अगर वो नहीं घुला तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, तो उसी को अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में, अधिकतर अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? देखो, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होगी, जब उत्पन्न होगी ना, जब ऊष्मा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा अगर उत्पन्न हो रही है, उससे निकल रही है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्षेपी बोले तो निकाल रहा है, अपने अंदर से ऊष्मा को निकाल रहा है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है कि जो हमारे कोशिका में जो हमारा ग्लूकोज रहता है वो ऑक्सीजन हो जाता है, और वहां पर जो है ऑक्सीजन जाने के बाद वहां पर वो टूटता है। टूटने के बाद उस अभिक्रिया में श्वसन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है, यानी हम लोग को ऊर्जा मिलती है। देख रहे हो, इधर भी लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा है, इसमें ऊर्जा मिलती है। देखो, श्वसन में C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटता है, CO2 H2 और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो मैं आपको बताया कि अगर किसी अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट करके रखिएगा। आगे इसमें लिखा गया है ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या किसी प्रकार की ऊर्जा का शोषण होता है या शोषित होता है। यानी शोषित मतलब क्या, कि वो ऊष्मा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा अगर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, यानी उसका शोषण हो रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जितना वियोजन अभिक्रिया होता है, आपको पहले ही बताया था, जितना भी वियोजन अभिक्रिया होता है, सारा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है, खोपड़ी में गया भाई, खोपड़ी में गया। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा गया है 6CO2 + 6H2, और यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का शोषण हो रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा, और तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण का यह अभिक्रिया आपको पता है, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और यह प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है, और उस ऊर्जा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो यह भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, खोपड़ी में गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला मैं? रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, यानी ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बात है। देखो भाई, एकदम कम से कम समय में चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, समझा के कर रहे हैं, और जो बात लिखा गया है ना, पूरा एकदम क्या कहे सटीक लिखा गया है। तो ये सारी बातों को याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, किसी तत्व से अगर ऑक्सीजन को जोड़ दो, किसी भी तत्व को ऑक्सीजन से जोड़ दो, यानी कोई भी तत्व होगा हाइड्रोजन और उसमें ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो यहां पर H2O बन गया। तो क्या हुआ है? यहां पर H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। यानी किसी तत्व से अगर किसी भी तत्व से अगर ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो वहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। तीन तरह से हम परिभाषित करते हैं इसको, यानी किसी भी तत्व से ऑक्सीजन को अगर जोड़ दो तो ऑक्सीकरण हुआ है। अगला बात, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन को निकाल दो, कोई भी तत्व है उसमें अगर हाइड्रोजन पहले से है, उसके अंदर से हाइड्रोजन को पकड़ के बाहर खींच लो, निकाल दो, तो वो क्या होगा हमारा? वो भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। नोट करते रहिएगा। अगला, किसी भी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दो बाहर, फिर भी ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक है, तीन तरह से परिभाषित कर लिया ऑक्सीकरण को। अगर पहला, किसी भी तत्व से अगर ऑक्सीजन को जोड़ दो, किसी भी तत्व को अगर कोई तत्व अकेला था और उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो, तो उस तत्व का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। कोई भी तत्व में पहले से हाइड्रोजन है, उस तत्व से हाइड्रोजन को निकाल दो, उस तत्व का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया उस तत्व का। कोई भी तत्व है पहले, उस तत्व के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो, तो भी उसका ऑक्सीकरण हो गया। तीन तरह से ऑक्सीकरण को हम परिभाषित कर लिए। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अब अवकरण को ही देख ले। ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण हो जाएगा। देखो, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन को जोड़ दो, कोई भी तत्व अकेला था, उस तत्व में हाइड्रोजन को जाके जोड़ दिए, तो वो अवकरण हो गया। ठीक है, और कोई भी तत्व अकेला नहीं था, ऑक्सीजन था, कोई भी तत्व में ऑक्सीजन था और उस तत्व में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिए, तो भी उसका अवकरण हो गया। देख रहे हैं, ठीक इसका उल्टा हो रहा है। और कोई भी तत्व था पहले से, उस तत्व में
हम लोग इलेक्ट्रॉन जाके घुसा दिए, यानी ऑक्सीजन जोड़ दिए उसमें से, तो भी उसका अवकरण हो गया। देख रहे हैं, अगर कोई भी तत्व से हाइड्रोजन को जोड़ दो, अवकरण। कोई भी तत्व से ऑक्सीजन निकाल लो, अवकरण। कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, अवकरण। कोई भी तत्व में ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीकरण। कोई भी तत्व से हाइड्रोजन निकाल लो बाहर, अब ऑक्सीकरण। देख रहे हो, इसी में कंफ्यूजन होती है। और तीसरा, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो भी ऑक्सीकरण। बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहां पे एक रिएक्शन दिया गया, मैं इसको बताता हूं। देखो यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हाँ सर है। तो यहां पर देखो ड्रू 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 डुम्मू ढा। यहां पर तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन क्या अभी कॉपर के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन किसी भी तत्व से निकल गया है ना, ये तत्व से ऑक्सीजन निकल गया है, यानी ये पदार्थ से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अगर कोई तत्व से ऑक्सीजन निकल जाए, देख रहे हो, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या होता है? अवकरण होता है। तो यहां पर क्या हुआ है? अवकरण हुआ है। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, ये हाइड्रोजन है, अभी बेचारा ये अकेला है, ढुरुक 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 ढुम्मा ढा। अब क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन अकेला है बेचारा। अब इधर देखिए, यहां तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, और मैं बोला हूं किसी भी तत्व से अगर ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो ऑक्सीकरण कहलाएगा वो। तो यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। मैं लिख देता हूं, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अवकरण हुआ है। अच्छा, कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक बताता हूं क्या होता है, और कौन अवकारक है। ये दोनों तो हम पहले, ऊपर वाला दोनों तो आराम से बता देंगे। ये बॉक्स में बना देता हूं ताकि आप लोग देख पाओ बढ़िया से। भैया के, ए भैया, हाँ। चलिए भाई, अब बताइए, दो तो ऊपर आप आराम से बता सकते हैं। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? किसका ऑक्सीकरण हुआ है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है सर, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया था तो ऑक्सीकरण बता दिए। अच्छा सर, किसका अवकरण हुआ है? सर CuO का अवकरण हुआ है। तो ये दोनों तो हम सर बता दिए। अब ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है सर? देखो, ऑक्सीकारक और अवकारक क्या होता है, सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। ऑक्सीकारक वो होता है जो क्या करता है? ऑक्सीकारक वो होता है जो ऑक्सीजन देने का काम करता है ना, और हाइड्रोजन निकालने का काम करता है। इतना भी अगर नहीं समझ आ रहा ना, एक ट्रिक बता देता हूं मैं तुमको। यहां पे देखो, जिसका ऑक्सीकरण, गौर करो, जिसका ऑक्सीकरण वो अवकारक होगा, वो क्या होगा? अवकारक। ठीक है। और जिसका अवकरण होगा वो क्या होगा भैया? ऑक्सीकारक होगा। टक टक टक, कारक। उल्टा कर दो, एकदम उल्टा कर दो। अब देखो, किसका ऑक्सीकरण हुआ है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जिसका ऑक्सीकरण, देखो जिसका ऑक्सीकरण वो अवकारक, तो ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का हुआ है तो हाइड्रोजन हो जाएगा अवकारक। अच्छा, जिसका अवकरण हुआ है, अवकरण किसका हुआ है? CuO का अवकरण हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। उल्टा कर देना है, सिंपल सी बात हो गई। समझ में आ गया रेडॉक्स अभिक्रिया में कैसे क्या होना है? बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के क्या क्या प्रभाव हैं वो भी तो देख लें। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के बहुत सारे प्रभाव, जैसे संक्षारण एक उसमें से एक है, और उसके बाद विकृत गंधिता, रेंसिडिटी जिसको बोलते हैं, ये दोनों है। बहुत ही खतरनाक चीज है भाई। क्या होता है संक्षारण? बताता हूं। जब कोई धातु ऑक्सीजन, नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, संक्षारित हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम संक्षारण बोलते हैं। चलिए दोस्त, लाइट कट गई थी जिसकी वजह से थोड़ा स्टॉप हो गए। हाँ, तो हम बोले कि अगर कोई भी धातु की ऊपरी सतह नमी के कारण और ऑक्सीजन गैस के कारण या अम्ल के कारण अगर ऊपरी सतह खराब हो जाती है तो इसी को संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगता है, आपको पता ही होगा, वो भी एक संक्षारण ही है। जैसे रिएक्शन दे रखा है Fe+H2O+O2, ये जो है Fe2O3XH2O बनाता है, यही जंग है। रंग इसका क्या होता है भैया? बूढ़ा होता है, बूढ़ा रंग का।
क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट हाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? या नहीं, आयरन सल्फेट हाइड्रेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके, हाँ चलिए अब आगे देखते हैं संक्षारण से बचे कैसे भाई। तो विद्युत लेपन कर दे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है, यानी मतलब उस पर कोई और तत्व का, कोई भी और मतलब धातु का लेप लगाकर बचा जा सकता है। पेंट लगा के बचा जा सकता है। अगर पेंट लगा देंगे तो एक सतह बन जाएगा, उसके अंदर ना तो जल जा पाएगा अंदर, ना ही ऑक्सीजन गैस जा पाएगा, जिसकी वजह से जंग लगेगी ही नहीं। जंग लगने के लिए दोनों चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस और नमी दोनों चाहिए। दोनों में से एक अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा जंग। और एक होता है यस्दीकरण, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन, यानी बोले तो जिंक का कोटिंग करके, ठीक है, यानी लोहे पे जिंक का अगर लेप लगा देंगे तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, यस्दीकरण, ठीक है। कभी कभी बोलने में नहीं होता यार, आश्चर्य लग जाता है यार। अब अगला होता है विकृत गंधिता। तो जब वसा युक्त तैलीय खाद्य पदार्थ रहेगा, जब जिसमें वसा ज्यादा रहेगा, ऐसा खाना जिसमें वसा ज्यादा रहेगा, तो अगर ज्यादा समय के लिए अगर उसको वायु में ऐसे ही रख देंगे तो क्या होता है, वो फूड जो है वो खाना ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से खाना ऑक्सीकृत हो जाता है और उसका जो स्वाद और गंध जो रहता है दोनों बदल जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है स्वाद उसका खट्टा हो जाता है और उसका जो गंध होता है वो महकने लगता है, बदबू आने लगती है। इसी प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन ओ भाई उठा ले मेरे को कोई, इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है भाई, समझ में आया। अब विकृत गंधिता से कैसे बचे, तो इसको मैं कहां पे लिख दूं भाई, यहां पे लिख दूं। देखो भाई पहले जो है प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग कर लो आप, किसका, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग कर लो, यानी ऐसा मतलब जो ऐसे पदार्थ होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाना को ऑक्सीकृत ही नहीं होने देंगे, ठीक है। जैसे दो होता है, बहुत अच्छा होता है, नाम गिना दूं, BHA और BHT, ये खाना में मिला के रखा जाता है ताकि खाना खराब नहीं होता है, जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसको ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और इसको ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोलते हैं। जरूरत नहीं है याद करना, बस BHA BHT याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा है भाई, खाना को फ्रीज में रखे, यानी निम्न ताप पर रखे, कम ताप पर रखे, यानी ठंडे वाले जगह पे रखे, जिसकी वजह से खाना नहीं खराब होगा, यानी डायरेक्ट लिख दिए फ्रिज लिख दिया। अरे भाई मेरा दिमाग कहाँ है रे। फ्रिज में अगर रख दो आप खाना को तो खाना 1-2 दिन तक सही से रहता है, ठीक है। उसके बाद जहां पर प्रकाश ना जाता हो, प्रकाश जहां पर ना जाता हो, प्रकाश वाली जगह से दूर, प्रकाश वाली जगह से दूर रख सकते हो आप, ठीक है। चौथा है नाइट्रोजन गैस की पैकिंग कर सकते हो, उस खाना को जो है नाइट्रोजन गैस में पैक कर सकते हो। जैसे चिप्स और कुरकुरे होता है, उसकी जो पैकिंग होती है नाइट्रोजन गैस से होती है। आप लोग भी खाए होंगे तो उसमें हवा भरा रहता है, चिप्स और कुरकुरे में हवा भरा रहता है, और भी सारे जो हमारे होते हैं उसमें हवा भरा रहता है। तो वो हवा नहीं रहता भाई, नाइट्रोजन गैस रहता है, जिसकी वजह से ऐसा आपको दिखता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक उसको सुरक्षित रखता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होता है, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता और ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, जिसकी वजह से वो खाना ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? ये सारा कारण है, और ये सारा चीज से आप जो है अपने खाना जो है खराब होने से बचा सकते हैं, विकृत गंधिता से बचा सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज है। कोई प्रॉब्लम है भाई, या एयर टाइट कंटेनर ले लो, कोई बर्तन ले लो, उस बर्तन में एकदम कस के खाना डाल के बहुत ही कस के उसको लगा दो, तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, तो खाना का ऑक्सीकरण होगा ही नहीं और खाना विकृत गंधिता उसका होगा ही नहीं, खाना नहीं खराब होगा। तो ये सारा चीज से हम लोग खाना को बचा सकते हैं, विकृत गंधिता से बच सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। लाइट भी कट गया फिर से।